गुड मॉर्निंग बच्चों। फाइटर बेस 2.0 में पुनः आपका स्वागत है। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय। चलो हेडिंग डाल लेते हैं। तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। पहले समझ लेते हैं तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय क्या है। ये चैप्टर का नाम, ये जो चैप्टर का नाम है ये बता रहा है हमको कि जो तंत्रिका तंत्र होती है, जो ब्रेन होता है, जो मस्तिष्क होता है, वो पूरे शरीर को नियंत्रित करता, अपने अनुसार चलाता है तथा सभी अंगों के बीच में क्या बिठाता है, तालमेल। उसी को हम कहते हैं समन्वय। तो दो चीजें हैं, तंत्रिकीय नियंत्रण, पहले तो नियंत्रण करेगा, अपने अनुसार कार्य करवाएगा, और दूसरा सभी अंगों के बीच में भी आपस में क्या बिठाएगा, तालमेल, समन्वय। तो पहले हम समझते हैं यहां से परिभाषा समन्वय, जिसको हमने नाम दिया है कोऑर्डिनेशन। समन्वय या कोऑर्डिनेशन दो या अधिक अंग दो या अधिक अंगों में क्रियात्मकता बढ़ती है व अंग आपस में मदद करते हैं। उदाहरण हम लेते हैं व्यायाम। इसके में चाहिए हमको ऊर्जा। ऊर्जा के लिए श्वसन की दर बढ़ेगी, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, हृदय स्पंदन दर बढ़ेगी, वृक्क का कार्य भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चलो समझ लेते हैं समन्वय क्या है। तो समन्वय को अगर हम ध्यान से समझे तो दो या अधिक अंगों में क्रियात्मकता बढ़ती है। अगर तंत्रिका तंत्र नियंत्रण कर रहा है तो दो या अधिक अंगों के बीच में क्रियात्मकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। एक अंग अकेला काम करेगा तो धीमा धीमा काम करेगा। अगर अंग सब साथ में मिलकर काम करेंगे तो क्रियात्मकता बढ़ जाएगी, अंग जल्दी कार्य करेंगे और वही अंग आपस में एक दूसरे की क्या करेंगे, मदद। और इसी प्रक्रिया को हमने नाम दिया है समन्वय। समन्वय का सीधा मतलब है दो अंगों के बीच में तालमेल होना, जिससे उनकी क्रियात्मकता बढ़ना और वो आपस में एक दूसरे की क्या करते हैं, मदद। कैसे होता है इसका एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण यहां दिया है एनसीईआरटी ने, व्यायाम। क्या उदाहरण दिया है, व्यायाम। व्यायाम अगर हम करते हैं तो व्यायाम करने के लिए हमको क्या चाहिए, ऊर्जा। ऊर्जा के बगैर आप व्यायाम नहीं कर सकते। और ऊर्जा तभी मिलेगी जब हमारे शरीर में क्या होगा, श्वसन। क्योंकि श्वसन की प्रक्रिया में ही क्या मुक्त होती है, ऊर्जा। और श्वसन करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। और इसीलिए हमारा फेफड़ा जो है वो तेजी से कार्य करना शुरू करेगा, क्योंकि उसे तेजी से क्या करना है, श्वसन।
और श्वसन करने के लिए कोशिकाएं को ऑक्सीजन पहुंचाना है, इसलिए हृदय की स्पंदन दर हार्ट बीट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और हार्ट बीट बढ़ेगी तो जो कचरा श्वसन के द्वारा उत्पन्न होगा, उत्सर्जी पदार्थ कचरा, उसे वृक्क क्या करेगी, छानेगी, तो वृक्क की क्रियाशीलता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो एक काम हमने शुरू किया, कौन सा, व्यायाम। पर व्यायाम करने के लिए हमको इन सभी अंगों के समन्वय की क्या है, आवश्यकता। फेफड़ा, हृदय, वृक्क, ये सब अगर समन्वय नहीं करेंगे, एक साथ अगर एक इकाई की तरह कार्य नहीं करेंगे, तो व्यायाम कर पाना संभव नहीं है। तो ये सब जो नियंत्रण करता है, वो नियंत्रण कौन करता है, तंत्रिका तंत्र। आगे अगर हम देखें यहां का पॉइंट, तंत्रिका तंत्र व अंतः स्त्रावी तंत्र मिलकर शरीर का समन्वय व नियंत्रण करते हैं। एक इकाई की तरह करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि शरीर में हमारे ये जो नियंत्रण और समन्वय है केवल तंत्रिका तंत्र करता है, मस्तिष्क ही नहीं करता है, इसके अलावा करता है अंतःस्त्रावी तंत्र। अंतःस्त्रावी तंत्र निर्मित होता है ग्रंथियों से, और जो ग्रंथियां हैं वो स्त्रावण करती है हार्मोन्स का। इसका मतलब दो लोग मिलकर हमारे शरीर के अंदर समन्वय का कार्य करते हैं, नियंत्रण का, वो है तंत्रिका तंत्र और अंतःस्त्रावी तंत्र। ये तंत्रिका तंत्र कैसे कार्य करता समझते हैं। तंत्रिका तंत्र तीव्र कार्य करता है, तीव्र क्रिया करता है बिंदु दर बिंदु। तंत्रिका तंत्र तीव्र क्रिया करेगा बिंदु दर बिंदु जुड़कर। तो बिंदु दर बिंदु जुड़कर मतलब हमारे पूरे शरीर में बिंदुओं पर यह जुड़ा होता है तंत्रिका तंत्र। और गति कैसे करेगा, तीव्र गति। ये वैसे ही है जैसे मकान है, तो मकान में जो वायरिंग होती है वो वायरिंग पूरे दीवारों पर लगी होती है, लेकिन हर एक ईंट के पास में वायरिंग नहीं पहुंच सकती, पर काम तो हर एक ईंट मतलब हर एक कोशिका को करना है। तो इसलिए ये तंत्रिका तंत्र तीव्र काम तो करेगा, लेकिन हर एक ईंट तक, हर एक बिंदु तक, हर एक कोशिका तक पहुंच पाना संभव नहीं है। इसलिए इसकी मदद करने आता है अंतःस्त्रावी तंत्र। वो स्त्रावित करता है हार्मोन्स। अंतःस्त्रावी तंत्र किसका स्त्रावण करेगा, हार्मोन्स का। कौन स्त्रावण करेगा, अंतःस्त्रावी तंत्र। तो ये हार्मोन्स का स्त्रावण करता है, और वही जो हार्मोन्स होते हैं अंतःस्त्रावी तंत्र के क्या होते हैं, हार्मोन्स। और वो हार्मोन्स हर एक ईंट से, हर एक कोशिका से क्या करवाते हैं, कार्य। लेकिन ये हार्मोन्स किसके नियंत्रण में रहेंगे, तो ये रहेंगे तंत्रिका तंत्र के। और ये दोनों मिलकर शरीर का समन्वय और ये क्या करते हैं, नियंत्रण एक इकाई की तरह करते हैं। आई बात समझ में। अब हम चलते हैं तंत्री कोशिका। अगला टॉपिक हमारा तंत्रिकीय तंत्र, न्यूरल सिस्टम। तंत्रिकीय तंत्र या न्यूरल सिस्टम। इसका नियंत्रण
इसका नियंत्रण जो करता है, वो इसका नियंत्रण करने वाला है, वो है तंत्री कोशिका। एक इकाई नर्व सेल्स। तंत्रिकीय तंत्र में जो काम करता है वो कौन होता है? तंत्री कोशिका नर्व सेल्स। इसे हम क्या नाम देते हैं? नर्व सेल्स। इसको हमने नाम क्या दिया है? नर्व सेल्स। और नर्व सेल्स एक इकाई की तरह क्या करती है? कार्य करती है तंत्रिकीय तंत्र में। और इस नर्व सेल का काम क्या है? तंत्री कोशिका उद्दीपनों को पहचानती है, ग्रहण करती है व संचरण करती है। जो भी बाहर से उद्दीपन देते हैं, जैसे आपको पीन चुभोई, तो उस पीन को चुभोने का जो दर्द है उसको वो पहले क्या करेगी? पहचानेगी कि ये पीन चुभोई है कि गर्म लगाया कि ठंडा लगाया। ये काम कौन करेगी? तंत्री कोशिका पहचानती है, फिर क्या करती है? ग्रहण करती है उसे, और फिर क्या करती है? उसका संचरण करती है, पूरे शरीर में उसको क्या करती है? फैलाती है। मतलब पहले तो उसकी पहचान करेगी क्या है, फिर उसको ग्रहण करेगी, और फिर उसको कहाँ संचरण कर देगी? ब्रेन के पास, मस्तिष्क के पास पहुंचा देती है। कौन? तंत्री कोशिका। तो ये काम किसका हुआ है? तंत्री कोशिका। और ये तंत्र की एक क्या है? इकाई, संरचनात्मक भी और कार्यात्मक भी। और निम्न कशेरुकियों में अकशेरुकी अल्प विकसित तंत्रिका तंत्र। निम्न अकशेरुकियों में अल्प विकसित तंत्रिका तंत्र, जैसे हम पहला उदाहरण ले रहे हैं किसका? हाइड्रा का। पहला उदाहरण किसका है? हाइड्रा। हाइड्रा की अगर हम बात करें तो ये जो हाइड्रा है ये निम्न कशेरुकी है, और इसमें हमारे तंत्री के तंत्र के नाम पर इसमें होती है तंत्री कोशिका, और इन्हीं तंत्री कोशिका का जाल तंत्री कोशिका या तंत्री कोशिका का क्या है? जाल। मतलब कोई ज्यादा विकसित नहीं है, केवल यहाँ तंत्रिका कोशिकाएं ही हैं। तो हाइड्रा कोई बहुत बड़ा रिस्पॉन्स नहीं देगा। हाइड्रा क्या करेगा? हाइड्रा केवल विकट परिस्थितियों से बचेगा, भोजन को ग्रहण करेगा, ये सारी सेंसेशंस उसमें रहेंगे। सोचने विचारने का कुछ भी रोल हाइड्रा में नहीं होगा। इसके बाद जो एनसीईआरटी ने उदाहरण दिया है वो कीट का दिया है। अगला क्या है? कीट। और कीट इंसेक्ट्स की बात करें यदि हम, तो इंसेक्ट्स में थोड़ा विकसित है। इनमें होगा मस्तिष्क, तंत्री कोशिका, गुच्छ या गुच्छीय, यह सब चीजें इसमें होंगी। गुच्छी मतलब तंत्रिका कोशिकाओं का गुच्छा बन गया है, और मस्तिष्क भी है इनमें, कीटों में। इनमें थोड़ा व्यवस्थित होगा, व्यवस्थित तंत्रिका तंत्र होगा। किसमें? कीट में, इंसेक्ट्स में। मस्तिष्क भी मिलेगा, गेंगलिया भी मिलेगा, गुच्छ भी मिलेगा, और तंत्रिक कोशिकाएं भी मिलेगी। तो थोड़ा विकसित हो गए हैं। कौन? कीट। हाइड्रा थोड़ा अल्प विकसित है, कीट थोड़ा क्या है? विकसित। और अगर हम चले इससे आगे, अगर हम चले यहां से, तो कशेरुकियों में
पीछे ही रहते हैं, ये लिख दे कशेरुकियों में, ये तो अकशेरुकी थे। अब कशेरुकी की बात करें जिनमें वर्टिबल कॉलम है, कशेरुकी की बात करें तो इनमें सुविकसित तंत्रिका तंत्र, कशेरुकी में होगा सुविकसित तंत्रिका तंत्र। और हम पूरा एक हमारा मनुष्य भी कशेरुकी में आते हैं, और मनुष्य का ही तो तंत्रिका तंत्र अब हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो ये जितना अभी हमने यहाँ पर देखा है, इसको अब हम समझने वाले हैं एनसीईआरटी से। इसको एनसीईआरटी से समझ लेते हैं। एनसीईआरटी क्या कह रही है ये भी देख लेते हैं। तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय, जैसा कि जानते हो मानव शरीर में बहुत से अंग और अंग तंत्र पाए जाते हैं। मानव शरीर में अंग भी है और अंग तंत्र भी है, जो कि स्वतंत्र रूप से कार्य करने में असमर्थ है। लेकिन एक अंग अलग रूप से काम करे, अपना अलग करे, ऐसा संभव नहीं है। जैव स्थिरता सम व्यवस्था बनाने हेतु इन अंगों के कार्यों में समन्वय अत्यधिक आवश्यक है। क्योंकि अगर हमको जैव स्थिरता बनानी है, जीव को चलाना है, तो उसको उन अंगों के बीच में क्या चाहिए, समन्वय, तालमेल चाहिए। समन्वयता एक ऐसी क्रियाविधि है, समन्वयता एक ऐसी क्रियाविधि है जिसके द्वारा दो से अधिक अंगों में क्रियाशीलता बढ़ती है। क्रियाशीलता बढ़ती है समन्वय के कारण, और एक दूसरे अंगों के कार्यों में मदद मिलती है। और एक दूसरे के अंगों के कार्यों में भी क्या मिलती है, मदद। और इसका एक उदाहरण हमारे पास है, जब हम शारीरिक क्या करते हैं, व्यायाम अभी मैंने उदाहरण दिया। पेशियों के संचालन हेतु ऊर्जा की क्या पड़ेगी, आवश्यकता, और ऑक्सीजन की भी क्या पड़ेगी, आवश्यकता, और वृद्धि हो जाती है। थोड़ा सा आगे और देख लें इसको। ऑक्सीजन की अधिक आपूर्ति के लिए श्वसन दर, हृदय स्पंदन दर एवं वृक्क वाहिनियों में रक्त प्रवाह की दर का बढ़ना स्वाभाविक हो जाता है। श्वसन की दर बढ़ेगी, हृदय स्पंदन दर बढ़ेगी, और वृक्क वाहिनियों में रक्त का प्रवाह भी बढ़ेगा। जब शारीरिक व्यायाम बंद हो जाता है तो तंत्रिकीय क्रियाएं फुफ्फुस, हृदय, रुधिर वाहिनियों, वृक्क व अन्य अंगों के कार्यों में समन्वय स्थापित हो जाता है, और ये फिर से धीमा हो जाते हैं। तो ये जो है, इसी को हमने क्या कहा है, समन्वय। सभी अंग मिलकर काम करते हैं, इससे क्रियाशीलता बढ़ती है और अंगों को मदद मिलती है। हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र सम्मिलित रूप से अन्य अंगों की क्रियाओं में समन्वय करते हैं, उन्हें एकीकृत करते हैं, जिससे सभी क्रियाएं एक साथ संचालित हो सके। तो दो तंत्र काम करते हैं हमारे शरीर में, तंत्रिका तंत्र पहला और अंतःस्रावी तंत्र दूसरा। ये दोनों तंत्र ही सारा समन्वय करते हैं। चलो आगे चले इसमें। तंत्रिकीय तंत्र ऐसे व्यवस्थित जाल तंत्र गठित करता जो त्वरित समन्वय हेतु त्वरित समन्वय हेतु बिंदु दर बिंदु जुड़ा रहता है। त्वरित अगर करना है तो बिंदु दर बिंदु कौन जुड़ा होगा, तंत्रिकीय तंत्र। और अंतःस्रावी तंत्र हार्मोन्स द्वारा रासायनिक समन्वय बनाता है। तो रासायनिक समन्वय कौन बनाता है, अंतःस्रावी तंत्र। किसके द्वारा बनाएगा, तो वो बनाएगा रासायनिक समन्वय हार्मोन्स के द्वारा। किसके द्वारा बनाएगा, हार्मोन्स के द्वारा। तो इस चैप्टर में, वही अध्याय में हम तंत्रिकीय तंत्र और तंत्र के समन्वय क्रियाविधि, जैसे तंत्रिकीय आवेगों का संचरण, आवेगों का सिनेप्सिस से संचरण का अध्ययन करेंगे। ये सब टॉपिक है जिसका अध्ययन इस चैप्टर में हम करने वाले हैं। अभी हमने शुरुआत की है तंत्रिकीय तंत्र। तो ये जो हमारा अगला जो टॉपिक होगा, वो कौन सा है, तंत्रिकीय तंत्र। तंत्रिकीय तंत्र में हमने देखा सभी प्राणियों का तंत्रिका तंत्र अति विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं से बनता है, जिन्हें
तंत्री कोशिका कहते हैं, नर्व सेल्स बनते हैं कहते हैं, उद्दीपनों को पहचान करती है, ग्रहण करती है तथा इनका क्या करती है, संचरण करती है, जो मैं बता ही चुका हूं। ठीक है, अब इसके बाद में अगला टॉपिक हम इसमें देखेंगे, मानव का तंत्रिका तंत्र। निम्न अकशेरुकियों में तंत्रिकी संगठन हेतु सरल प्रकार का होता है। निम्न में कैसा रहेगा, सरल प्रकार का। और उदाहरण किसका लिया है, हाइड्रा में तंत्रिकीय जाल के रूप में होता है। कीटों में तंत्रिका तंत्र अधिक व्यवस्थित होता है। मस्तिष्क अनेक गुच्छिकाएं और तंत्रिकीय ऊतकों का बना होता है। किसमें, कीटों में विकसित है। हाइड्रा में सरल प्रकार का तंत्रिकीय जाल है केवल। और कशेरुकी प्राणियों में अधिक विकसित तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। कशेरुकी प्राणियों में अधिक विकसित तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। अब हम अगला जो टॉपिक देखने वाले हैं वो कौन सा टॉपिक है, मानव का तंत्रिकीय तंत्र। अगला जो हमारा टॉपिक है वो मानव का क्या देखने वाले हैं, तंत्रिकीय तंत्र। मानव का तंत्रिकीय तंत्र अब हम क्या करने वाले हैं, अध्ययन। हेडिंग डाल देते हैं, मानव तंत्रिकीय तंत्र। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, मानव तंत्रिकीय तंत्र। और इस मानव तंत्रिकीय तंत्र को हमने यहां पर, अब पूरा मैं वर्गीकरण कर रहा हूं मानव तंत्रिकीय तंत्र का, तो इसको मैंने यहां पर बांटा है दो भागों में। मानव तंत्रिकीय तंत्र को हमने बांटा है दो भागों में। एक है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र, जिसको हम कह देते हैं सीएनएस, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। और इधर है परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम, पीएनएस। सीएनएस और पीएनएस। और इस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में हम शामिल करते हैं मस्तिष्क व मेरुरज्जु। तो हमने मानव तंत्रिकीय तंत्र को कितने भागों में बांटा है, दो। एक है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में दो भाग हैं यहाँ पर। मुख्य भाग है शरीर का, वो है सीएनएस में मस्तिष्क, ब्रेन, और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी में मौजूद मेरुरज्जु। ये क्या करता है, सूचना का संसाधन व नियंत्रण। जो भी हमारे शरीर में जितनी भी सूचनाएं आ रही है, जो भी हम अनुभव करते हैं, उन सब का संसाधन और नियंत्रण करने का काम किसका है, सीएनएस का। और ये शरीर का सबसे मुख्य भाग है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सीएनएस। चलो इधर चलें अब परिधीय तंत्रिका तंत्र में। तो इस परिधीय तंत्रिका तंत्र में आएगा सभी तंत्रिकीय कोशिका। ये अंगों से या शरीर से सीएनएस, अंगों या शरीर से सीएनएस, या उल्टा
तो परिधीय तंत्रिका तंत्र में हमने सभी तंत्रिकीय कोशिकाओं को शामिल किया जो मस्तिष्क से निकलती और मेरुरज्जु से निकलती है। दोनों जगह से निकलने वाली सारी तंत्रिकीय कोशिकाओं को कहाँ शामिल किया है? परिधीय तंत्रिका तंत्र में। इसमें सीएनएस से, ब्रेन से जाती है सूचनाएं कहाँ? शरीर के सभी अंगों में, भागों में। और शरीर के सभी भागों से भी सूचनाएं कहाँ आती है? ब्रेन तक। ये दोनों तरफ काम करता है, उल्टा सीधा, बाई डायरेक्शनल है, उल्टा सीधा दोनों तरफ काम करता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। और पुनः हमने इसको दो भागों में बांटा है। इसका एक भाग है कायिक, कायिक तंत्रिका तंत्र और दूसरा भाग है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। पहला भाग है कायिक तंत्रिका तंत्र, सोमेटिक न्यूरल सिस्टम। और इसमें जो है यहाँ पर होता है सीएनएस से सूचनाएं आती है कंकाल पेशी पर। मतलब ये हमारे ब्रेन के सीधा नियंत्रण में है, क्योंकि ब्रेन अगर चाहे कि हाथ उठाना है, कंकाल पेशी पे नियंत्रण होता है, इच्छिक पेशियों पर आता है। ये सीएनएस से कंकाल पेशी पर जो कार्य करता है वो कायिक तंत्रिका तंत्र ही क्या करता है? कार्य। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जो है इसमें सीएनएस से सिग्नल आएगा आंतरिक अंगों में व चिकनी पेशी में। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में जो सिग्नल जाएगा वो सीएनएस से कहाँ जाएगा? आंतरिक अंगों पर, जिस पर हमारे ब्रेन का सीधा नियंत्रण नहीं है। हमारा जिस पर सीधा नियंत्रण नहीं है वो आएगा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में। सीएनएस से कहाँ जाएगा? आंतरिक अंगों में व चिकनी पेशी में। तो सीएनएस से सिग्नल कहाँ जाता है? आंतरिक अंगों में शरीर के, और चिकनी पेशी पर ये जाता है सिग्नल। तो चिकनी पेशी मतलब हमारे आंतरिक अंगों की पेशियों पर, और अंगों का कार्य नियंत्रित करता है, पर इस पर ब्रेन का सीधा नियंत्रण नहीं है। कायिक तंत्रिका तंत्र में ब्रेन का सीधा क्या है? नियंत्रण। और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को पुनः हमने दो भागों में बांटा है। पहला है अनुकंपी और दूसरा है परानुकंपी। यहां पर अनुकंपी और दूसरा है परानुकंपी। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। और ये वही हृदय की धड़कन को बढ़ाएंगे, अलर्टनेस को बढ़ाने का काम कौन करता है? अनुकंपी, जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। किस चैप्टर में? हम पढ़ चुके हैं रक्त संचरण तंत्र में। अनुकंपी जो है ये हार्ट बीट बढ़ाता है, रक्त संचरण दर, हृदय की दर को बढ़ा देता है। ये काम कौन करेगा? अनुकंपी। परानुकंपी क्या करता है? तो परानुकंपी जो है ये परानुकंपी सारी चीजों को फिर से व्यवस्थित कर देता है। जो चीज बिगड़ गई थी उसको वापस व्यवस्थित क्रम में लाने वाला कौन है? परानुकंपी है। तो ये था हमारा मानव तंत्रिकीय तंत्र, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। इसमें एक एक करके सारे भागों का हम क्या करने वाले हैं? आगे अध्ययन। यहाँ पर स्वायत्त तंत्रिका तंत्र से संबंधित एक और यहाँ टॉपिक है जिसको हम समझने जा रहे हैं, अंतरंग तंत्रिकीय तंत्र। अंतरंग तंत्रिकीय तंत्र, विसरल न्यूरल सिस्टम। अंतरंग तंत्रिकीय तंत्र, विसरल न्यूरल सिस्टम या अंतरंग तंत्रिकीय तंत्र।
और इसकी अगर हम बात करें यहां से, तो इसमें ये किसका भाग है? ये है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का भाग। किसका भाग है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का क्या है ये भाग। कौन? अंतरंग तंत्रिकीय तंत्र। किसका का भाग है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का क्या है? भाग। आगे अगर हम बात करें, अभी हमने पढ़ा कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ये उसी का भाग है। ये किससे निर्मित होता है? तो इसका निर्माण होता है तंत्री कोशिका, तंत्री तंतु, तंत्री कोशिका, तंत्री तंतु, गुच्छिकाएं व जालिकाएं। इन सब से इसका क्या होता है? निर्माण। तंत्री कोशिकाएं, जिसको अभी हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं, तंत्री तंतु, उससे निकलने वाले फाइबर्स, गुच्छिकाएं, तंत्री कोशिकाओं का गुच्छा, और ये गुच्छे पूरे शरीर में फैल जाते हैं और क्या बना देते हैं? जालिका, जाल, नेट बना देते हैं, मछली पकड़ने का जाल जैसा बना देते हैं। सबसे मिलकर बना है अंतरंग तंत्रिकीय तंत्र। और ये करता है क्या? ये सीएनएस से आवेग को, ये रहा हमारा आवेग, इंपल्स को भेजता है अंतरंग अंगों पर, और वापस अंतरंग अंगों से सिग्नल जाता है किसके पास? सीएनएस के पास। तो सीएनएस से सीधा अंगों के पास, अंदर के, जैसे हार्ट, किडनी, फेफड़ा, इनके पास आवेग जाएगा, इंपल्स जाएगा कि आपको काम करना है। फिर वहां से वो एक सिग्नल जाएगा ब्रेन के पास कि हमने अपना काम कर दिया कंप्लीट। तो ये जो बाई डायरेक्शनल मूवमेंट है, ये पहुंचाता कौन है? अंतरंग तंत्रिकीय तंत्र, जो कि हमारे ब्रेन के सीधा नियंत्रण में नहीं है, क्योंकि किसका भाग है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का क्या है? भाग। अब हमारे पास अगर बात करें हम, तो दो प्रकार की तंत्री कोशिकाएं हैं। तंत्री कोशिका कितने प्रकार की है? दो प्रकार की हमारे पास। एक है अफरेंट, जिसको हम कहते हैं सेंसरी, और एक है इफरेंट, जिसको कहते हैं हम मोटर। क्या करती है ये दो तंत्री कोशिकाएं? तो ये तंत्री कोशिकाएं जो हमारे ब्रेन की तरफ सूचनाओं को, आवेगों को लेकर आती है मस्तिष्क की तरफ, सूचना मस्तिष्क की तरफ जो सूचना लाने का काम करती है, वो कौन है? अफरेंट। जो भी सूचनाएं हैं वो किसकी तरफ लाती है? मस्तिष्क की तरफ। अभिवाही होती है प्रकृति में, और मस्तिष्क से जो सूचनाओं को शरीर की तरफ ले जाती है, मस्तिष्क से दूर सूचना ले जाना, और वो काम कौन करता है? इफरेंट मोटर। मस्तिष्क से दूर सूचना ले जाने का काम इफरेंट करता है, और मस्तिष्क की तरफ लाने का काम कौन करता है? अफरेंट। और ये दोनों तंत्री कोशिकाएं क्या है? ये शरीर में तालमेल बिठाती है, जो भी हमारे शरीर के अंदर चल रहा है उनके बीच में।
ठीक है। अब इसके बाद में हम जो अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है तंत्रिका कोशिका की संरचना। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, तंत्रिका कोशिका की संरचना। तो तंत्रिका कोशिका की संरचना को हम समझेंगे अगले लेक्चर में। अब इसको एनसीईआरटी से एक बार देख लेते हैं। मानव का तंत्रिकीय तंत्र। मानव तंत्रिकीय तंत्र दो भागों में विभाजित होता है, सीएनएस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र व परिधीय तंत्रिका तंत्र पीएनएस। अभी जो बताया हमने सीएनएस और पीएनएस। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और मेरुरज्जु शामिल है, अभी जो बताया मैंने, जहां सूचनाओं का संसाधन व क्या होता है, नियंत्रण। सूचनाएं जाती आती है और उनका क्या होता है, नियंत्रण। मस्तिष्क एवं परिधीय तंत्रिका तंत्र सभी तंत्रिकाओं से मिलकर बनता है। मस्तिष्क एवं परिधीय तंत्रिका तंत्र सभी तंत्रिकाओं से मिलकर बनता है। तंत्रिकाओं से ही मिलकर बनता है मस्तिष्क और परिधीय तंत्रिका तंत्र। ये सब किससे बना है, तंत्रिकाओं से। जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क और मेरुरज्जु से जुड़ी होती है। परिधीय तंत्रिका तंत्र जो है और मस्तिष्क से निकलने वाली सभी तंत्रिकाओं से मिलकर क्या बना है, परिधीय तंत्रिका तंत्र। और ये किससे निकलती है, मस्तिष्क व मेरुरज्जु से, जैसा मैंने बताया है। स्पाइनल और क्रेनियल नर्व से ये दोनों जो पीएनएस का निर्माण करती है। परिधीय तंत्रिका तंत्र में दो प्रकार के तंत्रिकाएं होती है, संवेदी अभिवाही और चालक प्रेरक अपवाही। अफरेंट और इफरेंट जो मैंने अभी बताया, वो दो जो हैं वो परिधीय तंत्रिका तंत्र में दो प्रकार की क्या होती है, तंत्रिकाएं। मतलब एक जो सूचनाओं को ब्रेन की तरफ लाती है और एक जो सूचनाओं को ब्रेन से दूर ले जाती है। संवेदी सेंसरी जो है वो अभिवाही तंत्रिकाएं उद्दीपनों को ऊतकों या अंगों से सीएनएस तक लाती है, मस्तिष्क तक लाती है। एवं चालक अभिवाही तंत्रिकाएं नियामक उद्दीपनों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संबंधित परिधीय ऊतक या अंगों तक पहुंचाती है। मतलब जो अभी अभी मैंने बताया कि जो अफरेंट है वो सूचनाओं को ब्रेन तक लाएगी, उद्दीपनों को, और इफरेंट जो है वो ब्रेन से उद्दीपनों को कहां ले जाएगी, ऊतक या अंगों तक। अब आगे समझे यहां से। परिधीय तंत्रिका तंत्र वो दो भागों में विभक्त है, अभी बताया मैंने, कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। पीएनएस के दो भाग भी मैंने करके बता दिए हैं। कायिक तंत्रिका तंत्र उद्दीपनों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से शरीर के अनैच्छिक, गलत है यहां पर, यहां आना चाहिए ऐच्छिक, ऐच्छिक अंगों व चिकनी पेशियों में पहुंचाता है। ये गलत है यहाँ पर, चिकनी पेशी और ये दोनों गलत है यहाँ पर। केवल यहाँ आएगा कंकाल पेशी तक पहुंचाता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र पुनः दो भागों में अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र में वर्गीकृत किया गया है। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है किसका, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र अनैच्छिक अंगों और चिकनी पेशी में सूचनाओं को पहुंचाता है, और ऐच्छिक जो वहां पहुंचाता है कायिक तंत्रिका तंत्र, सीएनएस से कायिक तंत्रिका तंत्र। मैंने बता दिया आपको, इसमें मिस्टेक है एनसीईआरटी में। चलो, अंतरंग तंत्रिका तंत्र परिधीय तंत्रिका तंत्र का एक भाग है। ये अंतरंग तंत्रिका तंत्र किसका भाग है, ये स्वायत्त का भाग है। इसके अंतर्गत वे सभी तंत्रिकाएं, तंत्रिका तंतु, गुच्छिकाएं व जालिकाएं शामिल है, जिनके द्वारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से आवेग अंतरंगों तक तथा अंतरंगों से केंद्रीय तंत्रिका तक संचारित होते हैं। सब पढ़ा दिया मैंने, सब बता दिया जो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई, जिसे कहा है तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन, और उसी को हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू सभी को।